पहले मौर्य कला। तो देखो मौर्य कला क्या है ना, कि हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के पश्चात कला के जो भी प्रमुख रूप से एविडेंस हमें मिलते हैं वो हमें सीधे सीधे तौर पर मौर्य काल में ही मिलती हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। और मौर्य काल में ही हमें मिलती हैं। तो मौर्य काल में जब कला हमें देखने को मिल रही हैं तो इसे हम अध्ययन के अनुसार दो वर्गों में विभक्त कर देते हैं। अब दो वर्गों में विभक्त हम किस तरीके से करते हैं, तो एक जो हम रखते हैं राजकीय कला और एक हम लोक कला। तो राजकीय कला कहने का अर्थ क्या हुआ? वैसी कला जो राजमहल की देखरेख में या राजा के या शासक के देखरेख में डेवलप की गई। और लोक कला कहने का मतलब क्या? जो नॉर्मल लोगों के द्वारा डेवलप की गई, आम जनजीवन के द्वारा। तो राजकीय कला में जो हम प्रमुख रूप से देखते हैं तो महल, अशोक स्तंभ, स्तूप एवं गुहा, चैत्य विहार जो भी हम कहें। लोक कला में मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां जो पत्थरों की होंगी, इसमें दीदारगंज की यक्षिणी, परखम यक्ष, लोहानीपुर के जिनसेन की मूर्ति काफी प्रमुख है। और मिट्टी की मूर्तियां यानी जिनको हम मृण मूर्तियां कहते हैं। ठीक है। आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे। ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि यहाँ समझें। लिखने की बात रही तो आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में डाला गया है आर्ट एंड कल्चर का नोट्स, 18 या 20 पेज का है, उसे आप देख लीजिएगा। वास्तुकला में जब हम देखें तो वास्तुकला में हम सर्वप्रथम स्तंभ, मूर्तियां वास्तुकला में जनरली हम रखते हैं। मौर्यकालीन वास्तुकला में हम मूर्तियों को भी रखेंगे। और रॉक कट वास्तुकला, स्तूप, विहार, चैत्य, इन सभी चीजों को हम रखते हैं। तो ऐसा क्या कारण था कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है हमें कला का प्रमुख उदाहरण हमें मौर्य काल में देखने को मिलता है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण था क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन कल्चर जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो वहां के लोग जो थे माइग्रेट होकर के पहुंचते हैं कुछ अलग क्षेत्रों में। पंजाब के क्षेत्र में विस्तार होता है उनका उनका विस्तार जनरली प्रमुख रूप से यूपी के क्षेत्र में होने लगता है। ऊपर से फिर आप देखोगे तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और ये सभी क्या थे कि चालकोलिथिक कल्चर को बनाने लगे थे। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को? ताम्रपाषाणिक कल्चर, ताम्रपाषाणिक कल्चर बनाने लगे। ऊपर से फिर बृहद पाषाणिक कल्चर, आयरन एज। लेकिन ये सभी के सभी ग्रामीण कल्चर थी, ग्रामीण सभ्यता। अतः यही कारण है कि इनके एविडेंस ज्यादा आर्ट एंड कल्चर को लेकर के नहीं मिलते हैं हमें। कल्चर को मिलते हैं, हल्के फुल्के आर्ट को लेकर के नहीं मिलते। एकदम आर्ट अलग है, कल्चर अलग है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। लेकिन जब हम 6th सेंचुरी बीसी में एंटर करते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, और जब हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें इतिहास में, महाजनपद पढ़े हैं ना? 16 महाजनपद थे। सबसे पहला इसके बारे में चर्चा अंगतुर निकाय से हमें मिलता है। अब इसके जो महाजनपद है ये पूरे के पूरे भारतवर्ष में फैले हुए। लेकिन यदि हम कहें पार्टिकुलर बिहार में, तो बिहार में कौन कौन से महाजनपद थे जरा बताइएगा जल्दी जल्दी फटाफट। मगध, अंग और वज्जी। मगध, अंग, वज्जी, है ना? मगध का क्षेत्र गया, शाहाबाद, पाटलिपुत्रा, इन सभी क्षेत्रों में। अंग हो गया भागलपुर, और वज्जी वैशाली की तरफ। ये प्रमुख है। तो यहाँ पर कला के एविडेंस हमें क्या मिलते हैं? तो मृण मूर्तियां यानी छोटी छोटी मूर्तियां मिट्टी की। उसके बाद बीड्स, ऑर्नामेंट्स जो पत्थर के थे, बीड्स मतलब माला बनाने के लिए प्रयोग किए गए, मिट्टी के बर्तन, ये सभी मिले हैं। मगध में हमें जो प्रमुख रूप से कला का एविडेंस मिलता है तो हमें महल तो मिले नहीं है, एक हमें मिलता है साइक्लोपिनियन वॉल। साइक्लोपिनियन वॉल क्या है कि लगभग 40 किलोमीटर लंबी दीवार है। और नीतीश कुमार जी अभी जो है काफी मशक्कत कर रहे हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसे शामिल कर दी जाए। वो प्रमुख रूप से कहा जाता है कि अजात शत्रु के समय में बनवाया गया था।
लेकिन मूर्ति का कॉन्सेप्ट जो है उस तरीके से यहाँ भी नहीं था। महल वगैरह होंगे, लेकिन एक समय में वो सभी खत्म हो गए, तो उस तरीके से प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, तो यह इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कला को लेकर के एक अंधकारमय समय रहा, हड़प्पा के डिक्लाइन से लेकर के मौर्य काल के शुरुआती चरण तक। अब आगे बढ़ते हैं। तो राजकीय कला में सबसे पहला जो उदाहरण है राजमहल का। अब ये राजमहल जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया, क्योंकि सर्वप्रथम यही था शासक, चंद्रगुप्त ही मौर्यों का। और इसका विवरण जो है एरियन ने किया है, एरियन नामक विद्वान ने। और एरियन कहता है कि इसकी शानो शौकत ऐसी है कि इसकी ना तो सूसा और ना ही एक बतना कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, सूसा और एक बतना। कह रहा है कि यह जो राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया है, इसके सूसा और एक बतना भी इसके मुकाबले नहीं कर सकते हैं। प्रमुख रूप से यह जो राजप्रसाद था, इसमें लकड़ियों का ज्यादातर प्रयोग किया गया था, और उसके पिलरों में जो थे छिद्र बने होते थे, तीर धनुष उस पर लगे होते थे, ताकि कभी भी हमला हो तो जनरली प्रोटेक्शन कर सके। यह प्रसाद संभवतः, यहाँ पर संभवतः तो जनरली लिखा जाता है, हालांकि संभवतः नहीं, कंफर्म ही है कि पटना के निकट कुम्हरार अगर आप देखे हो तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसका एविडेंस अब उस तरीके से मिल नहीं रहा है, क्योंकि शहरीकरण के कारण ये सभी जो है जमीन के अंदर चले गए हैं। बट कुछ कुछ पिलर जो है इसे उखाड़ करके रख दिए गए हैं, एक साइट म्यूजियम बनाया गया है कुम्हरार में, वहीं पर रखे गए हैं इसे निकाल करके। कुम्हरार की खुदाई से प्रसाद, सभा भवन, इन सभी के अवशेष हमें मिले हैं। इस सभा भवन में जो है काफी लंबी चौड़ी क्षेत्र थी। ठीक है, 40 पाषाण स्तंभ लिखा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के टोटल 80 स्तंभ थे इसमें। और 1951 में जनरली इसकी खुदाई हुई थी, तो 40 पाषाण स्तंभ उस समय तक मिले थे, बाकी कुछ नहीं भी मिल पाए। तो अंदाजा लगाया जाता है कि तकरीबन 80 के एविडेंस मिल रहे हैं, जो एक पोस्ट होल होता है। पोस्ट होल क्या होता है आर्कियोलॉजी में? ये फर्श है और यहाँ पर जब आप पिलर गाड़ेंगे तो यहाँ कुछ प्लेसेज बन जाएंगी, इसे हम पोस्ट होल कहते हैं। तो इस तरीके से एविडेंस मिले हैं, और कहा जाता है कि इसकी जो कुल लंबाई थी 140 बाई 120 फुट रही होगी, और स्तंभ बलुआ पत्थर से। अब एक चीज यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, बलुआ पत्थर चूंकि बिहार में मिलती नहीं है, तो ये बलुआ पत्थर आते कहाँ से थे? तो चुनार से। अशोक के जितने भी पिलर बने हैं, अशोक के चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद फाहियान जो था, फाहियान जब भारत की मतलब यहाँ का भ्रमण करता है और यहाँ के बारे में वह अपने टेक्स्ट में वर्णन करता है, यह जो प्रसाद है मानव कृति लगती ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इसे देवताओं ने बनाया है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मौर्य स्तंभ। तो मौर्य स्तंभ तो यह क्या था कि जनरली चट्टानों को काटकर, सेम कंडीशन, चट्टान कौन सी होंगी? चुनार के बलुआ पत्थर। और यह जो कला है पूर्ण रूप से भारतीय कला। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ईरानी प्रभाव, लेकिन इस पर ईरानी प्रभाव उस तरीके से झलकती नहीं है, भारतीय कला। और स्तंभ बनवाए क्यों गए हैं? तो उस पर उद्घोषणाओं को अंकित करवाया गया है। कोई बता सकते हैं कि अशोक ने जो भी उद्घोषणाएं करवाई कौन कौन सी लिपि थी? जल्दी। मगधी लिपि सर। ब्राह्मी लिपि थी और खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइकी अरमाइक। बिल्कुल सही। ब्राह्मी लिपि या लेफ्ट टू राइट लिखी गई, खरोष्टी लिपि राइट टू लेफ्ट। प्रमुख रूप से ज्यादातर विलय है ब्राह्मी लिपि के। खरोष्टी जो हमें मिलती है अफगानिस्तान की तरफ बढ़ने पर, पश्चिमोत्तर भारत की तरफ उधर एंट्री करेंगे तब। और अरमाइक जो है उससे और अंदर की ओर जाने पर हमें मिले हैं। अब क्या है कि अशोक के जो स्तंभ रहे उस पर आमतौर पर बैल, शेर, हाथी, इन जानवरों की आकृतियां भी अंकित की गई। प्रमुख स्तंभों के उदाहरण जब आप देखेंगे तो सारनाथ है, बसरा बखीरा, रामपुरवा। ठीक है, इसके बाद संकीसा है, लौरिया नंदनगढ़ है, रुमनदेही है, इलाहाबाद है, दिल्ली टोपड़ा है, काफी सारे हैं। तो ये सभी जनरली इसके हमें अभिलेख मिले हैं जो पूर्ण रूप से स्तंभों पर अंकन किया गया है।
और इसका सर्वोत्कृष्ट नमूना जो माना जाता है ना, सारनाथ का सिंह स्तंभ माना जाता है, जो 4 शेर है। आपके पास अगर क्वाइन हो, चाहे भारतीय नोट हो, तो आप देख सकते हो, है ना आपके पास, तो आप उसमें देखिएगा जनरली 4 शेरों का जो है अंकन उसमें देखने को मिलता है। एक जो है पीछे की ओर छिपा हुआ रहता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और अशोक के पिलर को थोड़ा और भी मेंस के दृष्टिकोण से इस वजह से ध्यान में रखिएगा कि हाल फिलहाल में जो है इन शेरों की एक आकृति भी बनवाई गई है, जिसका अनावरण हमारे प्रिय प्रधानमंत्री साहब ने किया था। मालूम है ना, अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज में आया था। जी अच्छा, सर। जी संसद सर, संसद नरेंद्र मोदी सेंटर वेस्टा पे। हाँ, सेंट्रल तो वेस्टा इसको आप प्रोजेक्ट। हाँ, तो इसमें ध्यान में रखिएगा। और सिंह स्तंभ जो है काफी प्रमुख रूप से मानी जाती है, और इसी सारनाथ के पिलर पर एक जो चक्र था, इसमें 24 तीलियां थी, यह धर्म चक्र था। 24 सील का इसमें चर्चा किया जाता है। महात्मा बुद्ध के, मतलब महात्मा बुद्ध को ध्यान में रखते हुए अशोक ने इसे वहां पर लगवाया था, और इसकी नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। और इसी पिलर को एडॉप्ट करके इंडियन फ्लैग में डाला गया है। भारतीय झंडा में बीच में देखते हैं ना 24 तीलियों वाला चक्र, ये Yes, यही पिलर से मिला है हमें, सारनाथ से ही मिला है। आज जाइएगा सारनाथ म्यूजियम में, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा टूटा फूटा है, लेकिन प्रतिकृति हमें मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं रॉक कट वास्तुकला या एकात्मक वास्तुकला। प्रमुख रूप से ये हमें जो मिली है, तो बिहार में ही हमें प्राप्त हुई है। और बिहार में कहाँ, तो बताएंगे जल्दी। चंपारण। चंपारण में राजगीर। कहाँ से मौर्यकालीन बना गुफा है भाई? राजगीर में कहाँ है? अरे गया, जहानाबाद, सॉरी सर, बराबर। गया। सॉरी सर, बराबर गया। बराबर, गया के हाँ, यस सर, बराबर। है ना, बराबर। बराबर की पहाड़ी। जी सर। कुल 7 गुफाएं वहां से मिली हैं। अब जरा बराबर अब जान ही गए हैं, तो ये बताइए कि इन गुफाओं को किसके द्वारा बनवाया गया और किनको दान में दिया गया था, जल्दी। गया था, और अशोक और उनके मतलब पोता हाँ, दशरथ, वो उनके द्वारा। दशरथ के द्वारा सर, दशरथ और के। ये आजीवक 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 को को दिया दिया गया। गया था सर। आजीवक। जब आप आजीवक का नाम ले रहे हैं, तो जरा ये बताइए हमें कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली मखली गोसाल। गोसाल। मखली गोसाल। गोशाल करके सर। यस सर। मखलीपुत्र गोसाल, ठीक है। एक मखलीपुत्र गोसाल के बारे में एक चीज और आप जानिएगा कि ये जो है शुरुआती दौर में महावीर जैन के साथ थे, ठीक है। जी सर। हाँ उनके यस साथ सर। उनके सहयोगी के रूप में रहे हैं कुछ समय तक। उसके बाद उनसे अलग होकर के उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और आजीवक संप्रदाय जो थे नियतिवाद के कॉन्सेप्ट। हाँ, और पूरी तरीके से जनरली नंगे रहा करते थे, बिना कपड़ों के, बिना वस्त्र के, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आता है जनरली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल, जो शुरुआत में महावीर के समर्थक थे, महावीर स्वामी के सहयोगी के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो केव है, अशोक के द्वारा सबसे पहले निर्मित करवाया गया। सबसे प्रमुख जो है लोमस ऋषि गुफा है यहाँ। ये सबसे सर्वोत्कृष्ट और सबसे प्रमुख माना जाता है। यह है क्या, तो जनरली हिल्स को काट करके ही बनाया गया है, रॉक कट, इसी वजह से हम इसे कहते हैं। और अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कहने का मतलब आप ये वाला पोर्शन आप देखें, ये देख रहे हैं, अर्धचंद्राकार या अर्धवृत्त है ना, ये जी सर। जी सर। है ना। तो ये अर्धवृत्त है। इसकी जो दरवाजे होते थे यहाँ पर अर्धवृत्त बनाए जाते थे जनरली आगे में डिजाइन। और आंतरिक हॉल जब भी होगा वो पूर्ण रूप से आयताकार होगा, ठीक है, पूर्ण रूप से आयताकार होगा। और इसके पीछे गोलाकार कक्ष भी कहीं कहीं बनाए जाते थे। और यह जनरली आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था। बताइए यहाँ तक समझे या कोई दिक्कत? यस नो सर, समझ में आई। समझ गए ना। यहाँ जो है जनरली गुफाएं जो निर्माण की गई हैं, तो उसमें काफी सारे हैं। कर्ण चौपार भी है, सुदामा गुफा है, गोपी है ना। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। विश्व झोपड़ी है, लोमस ऋषि केव है। तो इन सभी का नाम आप थोड़ा एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, तो थोड़ा सही रहेगा आपके लिए भी। इसके बाद देखें तो एक चीज यहाँ देखिएगा,
देखिए स्तूप हो चाहे स्तंभ हो, जब भी आप इसके बारे में लिखेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा पिक्चर ड्रॉ करें। पिक्चर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर जो लिखेंगे प्लीज म्यूट करें, आधार, ये जो होगा थंब यानी कि पिलर पूरा, यहाँ पर जो होगी उल्टा कमल पुष्प, इसके ऊपर जो होगी चौकी, और इसके ऊपर जो होगा पशु। ठीक है, ये चीजें रहेंगी। आप चाहे तो इसे बना लीजिए फटाक से, या मैं हटाऊं? क्योंकि आप जब पिक्चर ड्रॉ करते हैं इन सभी का तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। तो पिक्चर ड्रॉ करें। सर सबसे लास्ट में क्या लिखे थे सर? पशु ऊपर में ना, देखिए यहाँ नीचे में रहेगा आधार। इसको करते क्या है, ठीक है मिट्टी सर। खोद करके और एक आधार तैयार कर लेते थे पत्थर रख करके, और उसमें हम ये खंभे को गाड़ देंगे, यानी इसको हम थंब कहते हैं, या खंभा भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। और उसके ऊपर जो होगा ये उल्टा पुष्प, आप यहाँ देखिए उल्टा पुष्प है, जी सर। कमल का पुष्प है, ये उल्टा लेटा उल्टा हो रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर एक चौकी का निर्माण, यहाँ शेर को आप देखें, अकड़ू बैठा शेर, इसको अकड़ू शेर कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर से ये जो है शेर। जरा हमको बताइएगा कि ये पिलर कहाँ का है, कोई भी फटाक से बताइए तो। सारनाथ। बिल्कुल भी नहीं, सारनाथ, बिल्कुल सांची नहीं, सांची लोरिया का है सर। बिल्कुल नहीं। मुजफ्फरपुर। अरेराज। हाँ, जो मुजफ्फरपुर बोले हैं सही बोले हैं। वैशाली उधर क्या कोल्हुआ है ना, कोल्हुआ से मिला था ना। जी सर। हाँ, जी सर। वहीं का है। ठीक है, चलिए अब स्तूप में हम आते हैं। देखिए फिगर ड्रॉ कीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मूर्ति का फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन स्तूप का एक जनरल खाका खींच सकते हैं, और स्तंभ का भी। तो इसे आप कोशिश करिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्तूप चैत्य विहार। जनरली हमने चैत्य और विहार को तो देख ही लिया, जो हमें यहाँ जहानाबाद में हमें प्राप्त हुआ। हम स्तूप को देख लेते हैं। कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु कहाँ हुई थी, जरा बताएंगे कोई फटक से? कुशीनगर। कुशीनगर। अब कुशीनगर में जो है सब लोग आपस में झगड़ पड़े हैं और कहने लगे कि हमारे यहाँ के थे, तो कोई कहता था कि, अब जैसे लुम्बिनी वाले कह रहे थे कि नहीं ये हमारे पूर्वज थे तो हम लेकर जाएंगे इनके अवशेषों को, और अजात शत्रु कह रहा था नहीं, चूंकि इन्होंने अधिकतम वर्षावास हमारे यहाँ भी बिताया है और ये हमारे पिता के एक अच्छे मित्र भी थे, तो इनके अवशेष हम लेकर जाएंगे। अब कुशीनगर वाला कह रहा था कि नहीं, चूंकि इनकी मृत्यु हमारे यहाँ हुई है तो इनके अवशेष हमारे यहाँ रहेंगे। अब मौर्य जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, ये जो थे क्षत्रिय थे तो हम लेकर के जाएंगे। वैशाली वाले कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी ये इन्होंने पधारा था, कुछ समय बिताया था, तो हम लेकर जाएंगे। मतलब आपस में सभी लड़ने लगे। अब लड़ने लगे तो हुआ क्या कि वहां एक पहुंचते हैं संत। बताइए प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, फटक से? महाकश्यप सर। महाकश्यप। अब वही महाकश्यप जो है इन सभी के झगड़े के बीच पहुंच जाते हैं, और चूंकि उनकी दिली इच्छा थी कि वो जीते जी महात्मा बुद्ध की दर्शन कर ले, लेकिन वो दर्शन कर नहीं पाते हैं। और महात्मा बुद्ध जो है ये भविष्यवाणी कर चुके होते हैं अंगद के साथ बैठकर कि मेरे मृत्यु के पश्चात एक संत आएंगे और वो आएंगे और आपस के झगड़ों को सुलझाएंगे। अंगद इसको समझ ना पाए, उन्हें लगा कि ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मृत्यु के बाद जब आपस में ये 8 राज्य लड़ रहे थे, 8 प्रांत, तब वो पहुंचते हैं और तब अंगद को ये बात समझ में आती है और वो इस बारे में चर्चा भी करता है कि प्रभु ने तो पहले ही, मतलब जो बुद्ध है वो तो पहले ही, शाक्य मुनि पहले ही कह के गए थे
और अब आप आए हैं, तो अब आप इसका निदान करें। तो कहा जाता है कि उनके अवशेषों पर 8 स्तूप का निर्माण किया गया, लेकिन कुछ जगह पर एविडेंस मिलते हैं कि 9 शासक थे और उन्हीं 9 शासकों का इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। महाकश्यप ने, क्या नाम बताया, महाकश्यप ही ना? जी जी हाँ। सर। जी सर। तो उन्हीं 9 में शासकों का कहना था कि चूंकि आपने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है, तो एक अवशेष जो है आप भी लेकर जाएं और आप भी स्तूप का निर्माण करवाएं। तो कुल 10 स्तूप के निर्माण की भी चर्चा मिलती है हमें। तो प्रमुख रूप से हम 8 को ही रखते हैं ज्यादातर। ये 10 वाला जो है साहित्यों में वर्णन है, महाकश्यप के द्वारा लिखी गई टेक्स्ट में। अब ये 8 स्तूप राजगृह, कपिलवस्तु, वैशाली, रामग्राम, अलकप्पा, पावा, वेथादीपा, पिपलीवन, कुशीनगर, इन 8 प्लेसेज पर जनरली निर्माण करवा दिए गए। 8 नहीं, 9 का नाम दिया ना यहाँ, 9 प्लेसेज पर नाम मतलब स्तूप का निर्माण करवा दिया गया। तो स्तूप होती क्या है? तो स्तूप होती है पूर्ण रूप से बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित है। हालांकि बाद में पूजार्थक भी बनने लगे, जो पूजा के दृष्टिकोण से बनाए जाने लगे, और कुछ जो है यादगार में भी बनवाई जाने लगी। ठीक है, तो प्रमुख रूप से इनको बनवाया गया था बुद्ध के समाधियों के रूप में महापरिनिर्वाण के बाद। इसका जो आर्किटेक्चर होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, वो पूर्ण रूप से अंडाकार नहीं, आधा होगा। ठीक है, यानी कटोरे को आप उलट दो तो वो एक स्तूप का आकार हो गया। तो इसे बनाने से पहले क्या करते हैं ना हम, कि यहाँ पर देखिए फिगर जो है ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपरी परिदक्षिणा पथ लिखा हुआ है, यानी परिदक्षिणा पथ भी जो होते हैं कभी कभी 2 होते हैं। ये जो है ये है तोरण द्वार। ये जो आप आगे का पार्ट देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, ये है तोरण द्वार। इसमें भी सजावट होती थी। इसके बाद इसके तुरंत इंटर करते हैं परिदक्षिणा पथ, और एक जो होगा हल्का सीढ़ी चढ़ करके ऊपर का, तो ऊपरी परिदक्षिणा पथ है। और एक जो ये होगा अंड, और यहाँ जो होगा ऊपर में हर्मिका। हर्मिका क्या होता है? तो एक रेलिंग होती है चारों तरफ से, और इसके ऊपर में यष्टि एक लगा रहेगा, और उसमें छत्र। छत्र कभी 3 कभी 4 भी होते हैं। आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक और मैं आपको बना देता हूँ, फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ मोटा मोटी, आप उसे ध्यान में रख लीजिएगा। ये ऊपरी परिदक्षिणा पथ छोड़िए, डायरेक्ट इस तरीके से बनाइए। ये जो हो गया तोरण द्वार, ठीक है। वेदिका, इसके अंदर में जो होगा अंड, हर्मिका, यष्टि, छत्र। ठीक है, और यहां पर आप डिनोट कर देंगे प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ का अर्थ समझते हैं? क्या पूछ रहे हैं सर? प्रदक्षिणा नहीं पथ सर। का अर्थ समझते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहने का मतलब मंदिर में जाते हैं तो मुख्य देवता की पूजा परिक्रमा करने के करते बाद एक परिक्रमा करते हैं ना, अच्छा अच्छा हैं। यस हाँ, सर यस सर। वही, जी हाँ, सर। वही प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। ठीक है। एक और चीज यहाँ आप समझिएगा कि जनरली शुरुआती दौर में जो भी स्तूप का निर्माण हुआ वो मिट्टी के थे। अशोक के समय में क्या किया गया कि इन 8-10 स्तूपों को उखड़वा कर 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया गया। ठीक है, 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया गया, जो बौद्ध साहित्य कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। और कुछ कुछ को उसने ईंटों से ढकवाया भी। लेकिन ये जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हो अभी के समय का, कि प्रदक्षिणा पथ है, वेदिका है, हर्मिका है, छत्र है, यष्टि है, ये सब सुंग, सातवाहन, कुषाणों की देन है। ठीक है,
लेकिन जब भी आप स्तूप की चर्चा करेंगे मौर्य काल की कला में, तो आप इन सभी को डिनोट करेंगे ही करेंगे। मार्क्स अच्छे हो जाएंगे आपके, और एक बेहतर मतलब अच्छा लगता भी है। स्तूप की आप आर्किटेक्चर बना देते तो बेहतर भी लगता है। तो ये कंप्लीट हो गया या कुछ पूछना है इसमें? आगे बढ़ें? जी सर। जी सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है स्तूपों को लेकर के, सांची का जो स्तूप है, यहाँ पर यूनेस्को लिखा हुआ है, यूनेस्को होगा, ठीक है। यूनेस्को ने 1989 में सांची स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। आपका एक और काम होगा, आप चाहे तो होमवर्क के रूप में लिख लें, बिहार के जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 2, 3, 4 जो भी हैं, उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। महाबोधि टेम्पल, नालंदा खंडर जो भी है उसको लिखेंगे, और उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी आप लिख लेंगे। अब हम लौटते हैं वापस से मौर्यकालीन मूर्तिकला, जो कि लोक कला का प्रतीक है। ये मूर्ति आप देख रहे हैं, यस सर, पटना म्यूजियम में है। अपडेट हो जाइए। अब ये पटना म्यूजियम में नहीं है, अब ये बिहार म्यूजियम में है, हाँ सॉरी। ठीक है। ये दीदारगंज की यक्षिणी है। इसके मिलने की भी घटनाक्रम वैसी ही थी। दीदारगंज में तालाब में यह मूर्ति उल्टी पड़ी हुई थी, और जो कपड़ा धोने वाले लोग होते हैं वो रोज इसके पीठ पर पत्थर समझ करके कपड़े धोया करते थे। पटना यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर उधर से गुजर रहे थे, 1 या 2 प्रोफेसर थे, वो शायद गुजर रहे थे, उन्होंने देखा और इस पत्थर को पलटवाया, कहा कि कुछ इसको पलटा जाए, कुछ होगा। जब पलटवाया तो पता चला कि ये मूर्ति है, और ये मूर्ति लाई गई। एक और कहानी इसकी काफी फेमस है। जर्मनी में कला का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत से मूर्ति जब भेजनी थी, तो इसी मूर्ति को भेजा गया था, और इसके पीठ पर एक खरोच आ गई थी, पैक करके अच्छे से भेजी गई थी, लेकिन इसके पीठ पर एक छोटी सी खरोच आ गई थी, और उस खरोच का जुर्माना जो लगा था वो लगा था 300 करोड़ रुपया। बिलीव कर सकते हैं? किस पर लगा था सर? 300 करोड़ रुपया भारत सरकार पर पेनाल्टी ठोकी गई थी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपकी देखरेख में इसे जर्मनी भेजा गया, और इसके पीठ पर खरोच कैसे आया। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि यह मूर्ति कितनी कीमती है। क्या इंडिया को देना पड़ा था? इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर पेनाल्टी लगाई गई थी। इंडियन गवर्नमेंट की जो संस्था इसे लेकर के गई थी उनके ऊपर, ठीक है, यह पेनाल्टी ठोकी गई थी। सर एक बार लिखे थे, वहां पे पढ़े थे जब गए थे घूमने की, जिस पदार्थ से बना वो पदार्थ अभी तक है नहीं पृथ्वी पे। अब मिलता ही नहीं है ये पदार्थ। हाँ मतलब सर, ये वहाँ पे पत्थर से बनाए गए हैं जनरली, और इसकी जो चमक है, इसका फिगर आप देखो कितनी चमक रही है, और इसकी जो चमक है वो किस पदार्थ से दी गई है वो आज तक नहीं मिला, क्योंकि चमक आज भी बरकरार है। और यह देखने में लगता है कि ऊपर से ये मूर्ति जो है नग्न है, लेकिन ये नग्न नहीं है, ट्रांसपेरेंट साड़ी ओढ़ी हुई है यह महिला। इसकी जब आप स्टडी करोगे डीपली तब आपको पता चलेगा। इसके हाथ में जो ये है, बीपीएससी के स्टूडेंट आप लोग तो इस मूर्ति को आप लोग इम्तियाज अहमद के किताब पर भी देखे होंगे। हाँ सर, हाँ सर, है ना। ये जो है ये याक के पूंछ का बनाया जाता है। गुरुद्वारा में जाइएगा ना तो ये ऐसा ही रहता है, ठीक है, याक के पूंछ का इसको बनाया जाता है। तो अब चलिए हम लौटते हैं वापस से, इसके पूरे हम क्रियाकलाप को देख लेते हैं। मूर्ति कला जो रही है इस समय की, चमकदार पॉलिश जिसको हम ओप कहते हैं, और भाव व्यक्त करने वाली। इस महिला को सामने से देखेंगे आप तो लगेगा कि बहुत खुश नजर आ रही है। और मूर्ति एकदम एकात्मक पत्थर से, यानी एक ही पत्थर से मूर्ति का निर्माण किया गया है, ना कि पत्थरों को तोड़ मोड़ करके अलग अलग टुकड़े करके, ऐसा नहीं, एक ही पत्थर से निर्माण होता था इस समय। निर्माण में सेम कंडीशन, चुनार के बलुआ पत्थर का ही प्रयोग, ठीक है।
हालांकि कुछ मूर्ति में चित्तीदार लाल पत्थर का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उद्देश्य जो था सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भगवान और देवी देवता के नहीं, यक्ष और यक्षिणी की। प्रमुख स्थान पाटलिपुत्र, वैशाली, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, अहिछत्र, सारनाथ, इन सभी जगहों से। लेकिन इस सभी जगहों से मूर्ति मिलने के बाद भी जो सबसे प्रमुख है उसमें दीदारगंज की यक्षिणी, इसका पूरा नाम जो होता है आप लिखिएगा चमरधारिणी। दीदारगंज यक्षिणी, चमरधारिणी दीदारगंज यक्षिणी। जनरली देखा जाता है कि सभी दीदारगंज यक्षिणी लिख देते हैं, लेकिन चमरधारिणी, चमर जो होता है इसको हम कहते हैं, जो हाथ में इन्होंने धारण कर रखा है, चमरधारिणी। ठीक है। और इसके बाद परखम यक्ष जो यूपी से हमें प्राप्त हुआ है, तकरीबन 7.5 फीट ऊंची मूर्ति है, वो पुरुष मूर्ति। और दिगंबर प्रतिमा यानी कि जिन सेन की मूर्ति लोहानीपुर से। ये 3 सबसे प्रमुख मूर्ति है जो मौर्य काल का प्रतिनिधित्व करती है, मौर्यकालीन कला का। समझ गए? कोई क्वेश्चन? जल्दी बताइए। नहीं सर। तो ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि रो रही हैं? नहीं सर। कितने लोग हैं? 24। चलिए, लोक कला में हमने मूर्ति को देख लिया। अब हम देखते हैं मृदभांड और मिट्टी की मूर्तियां। देखिए, मिट्टी की मूर्तियां जनरली मृण मूर्ति भी इसको कही जाती है। ये प्रमुख रूप से सांचे के प्रयोग करके बनाई गई हैं। ठीक है। मिट्टी की मूर्ति बनाने का भी तरीके होते हैं, एक सांचा और एक हैंडमेड, लेकिन ये पूर्ण रूप से सांचे से बनाई गई है। सर्वाधिक मिट्टी की मूर्तियां जो हमें मिलती हैं वो हमें पाटलिपुत्र से ही मिलती हैं। मौर्यकालीन सर्वाधिक मिट्टी की मूर्ति हमें पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। और इसके बाद एक जो है मृदभांड, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। जनरली इस समय तक जो है लेट NBP W, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर, आप ये देख सकते हैं मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, और इस पर किस तरीके से डिजाइन बनाए गए हैं। आज भी ऐसे मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं ना हमें मार्केट में। यस सर। तो ये सभी जो है लोक कला। आपका मौर्यकालीन कला पूरी तरीके से कंप्लीट। कहीं से किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलिए जल्दी। नहीं सर। नहीं, चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं महात्मा बुद्ध की 10 विभिन्न मुद्राओं को मैंने लिखा है, तो आप इसका नाम कोशिश कीजिएगा कि ध्यान में रखिएगा। नोट्स में है, डाला है मैंने, और 2-2 लाइन सबके बारे में चर्चा भी है नोट्स में। मैं इस वजह से कह रहा हूँ इसको ध्यान में रखने के लिए कि हो ना हो कभी आपसे यह पूछ दे बौद्ध मूर्ति कला को लेकर के या बौद्ध धर्म से संबंध स्थापित करने को लेकर के, तो आप इन सभी के बारे में चर्चा करते होंगे। इसमें जो प्रमुख मुद्राएं जो मिलती है हमें, प्रमुख जो मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं तो उसे हम देख लेते हैं। तो भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श क्या है कि जो भूमि को छूना, ये कब हुआ था? महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब उन्होंने भूमि को पूरी तरीके से छुआ था अपने हाथों से। भूमि स्पर्श मुद्रा। वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा, जब ध्यान में लोग बैठते हैं। अभय मुद्रा, आप देख रहे हैं हाथ कैसे। धर्म चक्र, जब इन्होंने पहली बार प्रवचन दिया था उस समय की। वितर्क मुद्रा,
तर्जनी मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, ये बौद्धों में आज भी प्रसिद्ध है, झुक करके नमस्कार करना। जनन मुद्रा, कर्ण मुद्रा, केस्पना मुद्रा और उत्तर बोधि मुद्रा। ठीक है, ये सभी के सभी जनरली मुद्राएं हैं। अब हम लोग इंटर कर गए हैं पाल कला में। देखिए कारण क्या है कि हमें मौर्य कला के बाद सीधे सीधे पाल कला पढ़ना पड़ता है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि मौर्य काल के बाद में लेटर मौर्य काल यानी शुंग, सातवाहन, कण्व, इधर कुषाण, इंडो ग्रीक, पार्थियन, शक, पहलव जो भी थे, इन सभी का क्षेत्र, इवन की गुप्त काल, इन सभी का क्षेत्र जो प्रमुख रूप से डायरेक्ट इम्पैक्ट मगध पर कम समय रहा, अदर क्षेत्रों में ज्यादा रहा। गुप्त काल में तो मगध पर रहा भी, लेकिन अब पता नहीं सिलेबस में क्यों नहीं बीपीएससी ने डाल रखा है। गुप्त काल की कला के बारे में डालना चाहिए था उन लोगों को। और पाल कला के बारे में इस वजह से उन्होंने डाला है क्योंकि बिहार में पाल शासकों ने काफी हद तक बौद्धों को बढ़ावा दिया, खासतौर पर बिहार के क्षेत्र में, और कुछ जगहों पर स्मारक के भी निर्माण करवाया। पालकालीन मूर्तियां यहाँ से काफी ज्यादा मिली हैं। तो पाल कला जो है जनरली प्रमुख रूप से 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान फली फूली। पाल शासकों ने इसको संरक्षण दिया। प्रमुख रूप से ये बंगाल के थे, डायरेक्ट इम्पैक्ट इनका मगध के क्षेत्र में पड़ा था। इनके द्वारा जनरली नालंदा और विक्रमशिला में भी शिक्षा को काफी प्रोत्साहित दिया गया। बौद्ध कला को काफी ज्यादा इन्होंने प्रश्रय दिया था। ठीक है, प्रमुख रूप से पाल जो है इन्होंने बौद्ध कला को काफी ज्यादा प्रश्रय दिया। और इनके समय में बुद्ध, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, हरिति, बोधिसत्व, मंजूश्री, तारा, इन सभी की मूर्तियां बनती थी। ये मंजूश्री का पूरा नाम है मंजूश्री मूलकल्प। अब इनकी जो मूर्तियां बनी पाल कलाओं में, तो इन सभी मूर्तियाओं में जो है भाव भंगिमाओं की अधिकता है, यानी भाव को प्रकट कर रहे हैं। अलंकरण भी काफी हद तक की गई। आप यहाँ देखिए मूर्ति को, यहाँ आप देखिए, ये एक महिला है, ये एक शेर है। यहाँ किस तरीके से यहाँ पीछे से वृक्ष का अंकन किया गया है। महिला का कमर से देखिए यहाँ पर कपड़े बांधे हुए, यहाँ पर लटक रहा है ना कपड़ा। ये भाव भंगिमा दर्शाए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक इंसान के ऊपर ये पैर रखी हुई हैं, यानी देवी की संज्ञा इसको दी जाती है। तो इस तरीके से मूर्तियां बनाई जाती थी, जिसमें जनरली अलंकरण काफी ज्यादा और सारनाथ कला का डायरेक्ट इम्पैक्ट था। जनरली मौर्य काल के बाद जो है क्षेत्र विभक्त हुए, तो मथुरा कला, सारनाथ कला और गंधार कला। तो सारनाथ कला का डायरेक्ट इम्पैक्ट था पाल काल पर। और इनके मूर्तियों में तंत्र से प्रभावित भी बौद्ध देवी देवताओं को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है। इनकी मूर्तियां सर्वाधिक नालंदा, गया, काशीपुर, शंकरबंध, कुर्कीहार, इन सभी क्षेत्रों से हमें प्राप्त हुए हैं। प्रमुख रूप से ये जो मूर्तियां बनाई जाती थी, इन मूर्तियों को बनाने के लिए जो प्रयोग किया गया है वो बिहार तथा राजमहल यानी कि वर्तमान में झारखंड क्षेत्र में गया और राजमहल के क्षेत्र से भूरे एवं काले रंग के मुलायम बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसे आप चाहे तो लिख लें, भूरे एवं काले बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है। मौर्य काल में कौन सा पत्थर का प्रयोग किया गया? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, चूना पत्थर। चुनार का बलुआ पत्थर है ना जी। ठीक है। और इसमें कौन सा प्रयोग किया जा रहा है? भूरे एवं काले रंग के बेसाल्ट पत्थर। काले। हाँ, काले चुनार पत्थर का, से। हाँ काले काले बेसाल्ट पत्थर लिखिएगा, काले पत्थर नहीं लिखिएगा, काले बेसाल्ट पत्थर। हो सकता इसको याद रखिएगा आप इस वजह से, कभी मान लीजिए आपको अगर अंतर स्पष्ट करने को दे दे तो उसमें ये बहुत काम देगा। इससे जो कॉपी आपके चेक करेंगे उनका डायरेक्ट ध्यान जाएगा इस चीज पर कि
जिन्होंने भी इसका आंसर राइटिंग किया उन्हें यह मालूम है कि ये मूर्तियों का निर्माण किस पत्थर से किया जा रहा है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट रहेंगे ना, काफी हेल्प करेगा आपको, तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे आप। इसके बाद अगर प्रमुख उदाहरण आप देखेंगे तो एक और मूर्ति जो हमें मिलती है, देवी गंगा की मूर्ति, वह जनरली हमें पश्चिम बंगाल के महानद क्षेत्र से हमें प्राप्त हुआ है। उसके अलावा हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां कुछ पाई गई हैं, जैसे विष्णु, बलराम, सूर्य, उमा महेश्वर, गणेश, इन सभी की भी मूर्तियां मिली हैं, लेकिन ज्यादातर बौद्ध कला को इन्होंने प्रश्रय दिया था। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद चित्रकला। तो देखिए चित्रकला क्या थी इस समय की, जनरली पांडुलिपि के रूप में। दो रूप हमें मिलते हैं, एक पांडुलिपि और दूसरा दीवारों पर चित्रित जो किया गया है। पांडुलिपि क्या होता है ना, या तो तारपत्र पर हो, या तांबे पर हो, या कपड़े पर हो। ये जो आप देख रहे हो फिगर, ये कपड़े पर ड्रॉ किया गया है, और अगर आपको इसको देखना हो तो पटना म्यूजियम में आप जा सकते हैं, या डायरेक्ट पालकालीन पेंटिंग आप देखोगे तो गूगल पर भी दिखा देगा। तो ये जो है चित्र है प्रमुख रूप से तारपत्र पर, जिसमें बीचों बीच महात्मा बुद्ध को और फिर उनके चारों तरफ से जो है उनके जीवन से संबंधित घटनाक्रम को दर्शाया जाता था। कुछ लेख भी लिखे जाने लगे। प्रमुख रूप से इन चित्रों पर जो है पालकालीन चित्रकला पर तंत्रयान का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तंत्रयान का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो है आप इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो धिम्मन और बिठपाल, धिम्मन और बिठपाल ये दोनों पिता पुत्र थे। ठीक है, पालकालीन चित्रकला को उकेरने में इनकी काफी प्रमुख भूमिका रही है। इसको ध्यान में रखिएगा, कलाकारों के नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, धिम्मन और बिठपाल। ठीक है, भाव भंगिमाएं दर्शाई जा रही हैं जनरली अजंता के समान। यहाँ पर ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, ये अजंता में भी मिली है, गुफा संख्या 9 में या 16 में प्राप्त हुई है, मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा, वहां भी ये मिली है। ठीक है, इसके बाद जनरली इन चित्रों को बनाया जाता था लाल, नीला, पीला, काला, श्वेत, हरा, बैगनी, गुलाबी, धूसर रंग, इन सभी का प्रयोग किया जाता। लगभग जो भी प्रमुख कलर थे उन सभी का प्रयोग किया गया। और इसके बगल में सुंदर अक्षरों में कुछ घटनाओं का वर्णन किया जाता था, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर दोनों फिगर में देखेंगे आप, दोनों साइड जो लिपि इस समय लिखी जा रही थी उसको लिखने का भी एक तरीका है। देखिए कितना एकदम लग रहा है एक बराबर है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद स्थापत्य। तो स्थापत्य जो हमें प्राप्त होती है, प्रमुख रूप से पालकालीन स्थापत्य जो है वो हमें विक्रमशिला बिहार, उदंतपुरी बिहार और जगदल्ला बिहार के रूप में हमें मिलता है। विक्रमशिला, उदंतपुरी और जगदल्ला तीनों जगहों का नाम आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ सोमपुरी और नालंदा से भी हमें मिलता है, क्योंकि पालों के संस्थापक रहे गोपाल और उन्होंने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया। उसके बाद जनरली उदंतपुरी में, सोमपुरी में भी आगे जनरली धीरे धीरे करके शासक आते गए और बनवाते चले गए। और ये जो है विक्रमशिला, ये जनरली पूर्ण रूप से एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। और ये जो सोमपुर जो था, सोमपुरा या सोमपुर महाविहार, यह बांग्लादेश में आज के समय में पड़ता है और यह धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था और इसे जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद नालंदा महाविहार, चूंकि इसकी स्थापना तो कुमारगुप्त ने कर दी थी, लेकिन पाल शासकों में के समय में जनरली यह काफी डेवलप हुआ था। नालंदा महाविहार जो है पाल शासकों के समय में काफी डेवलप हुआ था। समझ गए, पालकालीन स्थापत्य कला जो भी था। कोई क्वेश्चन किन्हीं का? सर इसमें भी चित्र बनाना पड़ेगा?
अब एक बात आप हमें बताइएगा, आपको पेंटिंग ब्रश वगैरह तो लेकर के नहीं जाएंगे कि आपको चित्र बनाना पड़े? चित्र वहां आपको इन सभी की नहीं बनानी पड़ेगी। चित्र आप ज्यादातर कोशिश कीजिएगा एक स्तूप का और एक आप स्तंभ का, स्तंभ। इन दोनों को आप ड्रॉ कर देंगे मोटा मोटी और लिख देंगे कि किस पार्ट को क्या कहा जाता था, तो ये अच्छा रहेगा, मतलब बेहतर लगेगा। पॉइंट बाय पॉइंट सर ना, वो जो जो मतलब हाँ सब। हाँ बिल्कुल, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है ठीक तो है। आप लिखेंगे तो ये बेहतर रहेगा। बोलिए, और कोई क्वेश्चन है अभी आप लोगों का? नहीं सर, नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं तो सर। 1 मिनट का ब्रेक, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। 1 मिनट नहीं, थोड़ा सा। जी। ये जो क्लास हो रही है, क्या मतलब ये कहीं रिकॉर्ड भी रहती है क्या? एप्लीकेशन पर ही, रिकॉर्डिंग्स में एप्लीकेशन जाइएगा, पर? आपको रिकॉर्ड अच्छा अच्छा। एप्लीकेशन में ऊपर में 8 सेक्शन आपको दिखाई देंगे, उसमें आपको रिकॉर्डिंग, क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं बता दूंगा। हाँ सर। चलिए अब हम लोग रिटर्न होते हैं पटना कलम। इसको फिगर को पहले आप देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ महिला इसमें जो भी है मछली फिगर काट रही डायग्राम है। करना होता भाई पटना कलम में, मधुबनी चित्रकला में डायग्राम कहाँ से आप बनाओगे? नॉर्मल हाँ थोड़ी है, सर। ये पेंटिंग है। आप पेंटिंग के चित्र कभी नहीं बना सकते हैं, आप आर्किटेक्चर का बना सकते हैं। जैसे स्तंभ का हुआ या बिल्डिंग का हुआ, बिल्डिंग का क्या, तो आप जनरली स्तूप का बना सकते हैं। अब राजमहल का आप थोड़ी बना पाएंगे, या हम थोड़ी बना पाएंगे। और ये जो है ये चित्र है, तो पेंटिंग का नहीं बना सकता कोई भी, तो पेंटिंग के लिए नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम स्तूप का और स्तंभ का आप ध्यान में रखेंगे तो वो बेहतर रहेगा। इस फिगर को आपने देख लिया? हाँ सर। जी सर। बताइए, तीनों जी पिक्चर सर। या चारों पिक्चर की घटना बताइए क्या क्या है। पहला, ये जो पिक्चर लोहार है, दिख रहा है सर। ठीक है, यहाँ ये लोहार का है। और ये, एक में से मछली बना रहा मेला। है सर। अच्छा ये एक महिला मेला मछली, का है। और ये वो जो एक है एक तो मार्केट। मेला। पूरा बाजार है ना, ये हाँ कुम्हार बाजार है। बोलिए। और एक में कुम्हार। चाव। ये तो हो गया ना, जो लोहार लोहार हो होते हैं गया लोग। वो तो। और ये महिला जो घरेलू काम कर रही हो। एक में सर आसवन विधि कर रही है महिला, वो शायद वो चावल वगैरह सर कुछ कर रही है वो। हाँ वही, मतलब घरेलू कार्य। और ये तो मछली काट रही हैं। कुछ समझ में आया या कुछ बोलेंगे कोई? जी। सर ये जी सर। मतलब रोजमर्रा का जो स्टोरी है उसी पे ये चित्र बना है। हाँ सही पकड़े हैं। और ये जो है आप ध्यान में रखिएगा और इसको आप एग्जाम में लिखिएगा। पटना कलम की चित्रकारी जो है रोजमर्रा की जिंदगी को दर्शाती है, ना कि धार्मिक भावना। ठीक है? तो यस सर। नीचे वाला सर, नीचे वाला हाँ पिक्चर तो कोई लगता है कुछ बना रहा है, वो ना है सर? हाँ हाँ, वही तो आम जन जीवन लोहार ही है है। ना। ये लोहार है लोहार ये। आम आम जन जीवन ही है ना। हाँ। अगर मान लीजिए कि मैं कुंभकार का काम कर रहा है, यानी कि मिट्टी का बर्तन बनाने का, वो आम जन जीवन है। मैं मिट्टी का बर्तन बना रहा हूँ, और किसी संत की तरह आप किसी किसी संत का आप फोटो लगाते हैं अपने घर में और माला वाला पहनाते हैं, खूब पूजा करते हैं, मान लो निर्मल बाबा को, तो आप मिट्टी का बर्तन मेरा बनाते हुए आप फोटो खींच करके घर में लगा लोगे तो कौन पूजा करेगा भाई? अरे वो तो आपके कला को देखेगा कि हाँ एक फोटो किस एंगल से लिया, कितने बेहतरीन तरीके से लिया है। तो वो आम जन जीवन है। जबकि पूजार्थक कब हो जाती? जब हम उस दृष्टिकोण से बनाते हैं। समझे? हाँ सर। जी सर। हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रमुख रूप से जो है पटना कलम या पटना शैली, हम जो भी कहें, ये मुगल काल के अवसान जब होने लगी थी, मुगल काल का जब पतन होने लगा था औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के समय से ही समझो
तो वहीं से जो है कलाकार माइग्रेट होने लगे थे। माइग्रेट होने लगे थे जनरली अलग अलग क्षेत्रों में। उन्हीं में से कुछ कलाकार जो है पटना की तरफ आकर के बसे और यहाँ पर जनरली उन्होंने अपने उदर पूर्ति के लिए, यानी खाना पीना, पैसे जुटाने हेतु कहें, या अपने कला को प्रदर्शित करने के लिए उन लोगों ने चित्रों का मतलब चित्र बनाने लगे थे ये लोग प्रमुख रूप से। और ये जो थे प्रमुख रूप से जनरली पटना शैली, पटना कलम या कंपनी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इसमें जो है प्रमुख रूप से लघु चित्रों का काफी ज्यादा प्रयोग किया गया है। ठीक है, लघु चित्र ज्यादातर बनाए गए हैं। लघु चित्र अधिकतर कागज पर, आगे जाकर के जनरली कपड़ों पर भी उकेरा जाने लगा। हाथी दांत, धातु, शीशा, चमड़ा, इन सभी का भी बाद में प्रयोग हुआ है। इस चित्रकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण अगर हम देखेंगे तो एक बॉर्डर का भी प्रयोग किया जाता है। और बॉर्डर यहाँ आप देखें फिगर में, ये फिगर जो है पूरी नहीं है, इसमें बॉर्डर का प्रयोग यहाँ पर आप देखोगे ना, तो बॉर्डर का प्रयोग यानी कि जो भी कैनवास आप लेंगे, कपड़ा हो या पेपर हो या मेटल हो, पूरी की पूरी कैनवास में आप पूरी की पूरी मतलब प्लेट पर या पूरी की पूरी शीट पर आप फिगर ड्रॉ करेंगे। समझ गए? कोई भी प्लेस छोड़नी नहीं है। ज्यादातर जो है वाटर कलर का प्रयोग हुआ था। और पटना कलम शैली में जनरली तत्कालीन बिहार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। प्रमुख रूप से जो इसके चित्र हैं दैनिक जनजीवन वाले, और दैनिक जनजीवन वाले तो इसमें क्या है, तो धोबी लोग जो होते हैं, कसाई का बाजार से लौटना, दर्जी, जमदार का कुत्ते के साथ संघर्ष करते हुए, ये प्रमुख चित्र है। चित्रकला के मुख्य विषय क्या है, तो स्थानीय त्योहार, समारोह, बाजार के दृश्य, स्थानीय शासक यानी कि जो नॉर्मल फिगर ड्रॉ होंगे स्थानीय शासकों के वो, और घरेलू गतिविधि। जिसमें यहाँ पर आप देखिए तो एक घरेलू गतिविधि यहाँ पर इस महिला के साथ दर्शाया गया है, ये जो है आपको बाजार को दर्शाया गया है, और ये जो है बाजार की एक क्रिया को दर्शाया गया है। देख रहे हैं ना आप, 3 क्षेत्र तो आपको यहीं पर दिख गए, 3 प्रकार, है ना? हाँ सर। एक बाजार जी। पूरा का पूरा, यस सर। एक पूरा का पूरा घरेलू व्यवस्था, और एक पूरा का पूरा बाजार की क्रिया। ठीक है, इसके बाद उपयोग की जाने वाली चीजें हैं प्रमुख रूप से लाल, लाख या लाह, इंडिगो, पीली मिट्टी, कोयले, इन सभी का प्रयोग करके रंग बनाया जाता था। यानी कहने का अर्थ यह हुआ पूर्ण रूपेण प्राकृतिक रंग, कोई केमिकल का प्रयोग नहीं। ठीक है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग ज्यादातर किया गया है। इसके बाद जब हम आगे देखें तो प्रमुख रूप से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड, इन दोनों मोड में चित्रों का अंकन किया जाता है। मनुष्य के चित्र जब भी बनेंगे तो ऊंची नाक, भौं जो होंगी काफी भारी होंगी, चेहरे पतले होंगे, पुरुषों में घनी मूछें होंगी, इन सभी को जनरली दर्शाया जाएगा। इसके बाद जनरली इसमें जो प्रमुख चित्रकारों के नाम आते हैं, प्रमुख चित्रकारों के नाम आप देखोगे तो लिखना है तो आप लोग लिख लो। सेवक राय, हुलासलाल, जयराम दास, शिवदयाल, ठीक है, ये प्रमुख चित्रकार हैं। शिवदयाल के द्वारा जो है मुस्लिम निकाह का दृश्य, महादेवलाल के द्वारा रागनी गंधारी चित्र, ये काफी प्रसिद्ध है। अभी जो ये चित्र है प्रमुख रूप से पटना आर्ट कॉलेज, पटना म्यूजियम और खुदाबख्श लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे गए हैं।
एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, बरस जो थी इस समय की, जरा होल्ड कीजिएगा। कौन है भाई? हेलो, ठीक है। इसमें जो है ब्रश का जो प्रयोग होता था, गिलहरी के बाल से, कबूतर के पंख से, सुअर, बकरी और भैंस के बालों से जनरली बनाए जाते थे। ठीक है, समझ गए ना इन चीजों को? ब्रश का निर्माण गिलहरी के बाल, कबूतर के पंख, सुअर, बकरी, भैंस, इन सभी के बालों से बनाए जाते थे, जो काफी मजबूत होते थे। और पतली से पतली ब्रश भी इनसे बनाए जा सकते हैं। सुअर के बाल जो होते हैं काफी मजबूत होते हैं, गिलहरी के बाल जो होते हैं एकदम टाइट होते हैं, वो भी मजबूत होते हैं। तो पतली से पतली ब्रश का भी निर्माण ये लोग कर सकते थे इन सभी चीजों से। बाद में यूरोपीय कागजों का भी प्रयोग किया जाने लगा था इसमें चित्रों में। तो ये सब तो जनरली नॉर्मल जानकारी है। पटना कलम समझ गए या किन्हीं का कोई क्वेश्चन? बोलिए। नहीं सर, हो जाएगा। ठीक है। हाँ, मधुबनी चित्रकला। देखिए, मधुबनी चित्रकला समझने से पहले आप ये बताइए कि आपने कभी देखा है इसे अपने घर में? जी सर। हाँ सर, ये हम लोग के साइड की है सर। ठीक है, जी सर। कहाँ देखा है? घर में? जी सर। सर ये हम लोग के शादी के टाइम में म्यूजियम में देखे हैं सर। ठीक, नहीं नहीं, म्यूजियम में तो बात की चीज है। शादी के टाइम में जो शादी कोहबर में बनाया जाता है, कोहबर बनता है। जी सर। बिल्कुल। हाँ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और एक जनरली कॉन्सेप्ट है, या माइथोलॉजिकली भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो माइथोलॉजिकली काफी ज्यादा अटैच हैं, तो माइथोलॉजिकली भी जो है कहा जाता है कि ये जो मधुबनी चित्रकला है, इसकी शुरुआत हुई थी राम और सीता के विवाह के पश्चात। क्योंकि राम थे अयोध्या के और सीता कहाँ की थी? जनकपुर की थी सर। मधुबनी। जनकपुर की। हाँ, जनकपुर मिथिला क्षेत्र, सीतामढ़ी वो पूरा का पूरा जनकपुर। मिथिला क्षेत्र कहलाता था। मिथिला ठीक है, क्षेत्र। तो ये सर हाँ नेपाल तक का क्षेत्र। हाँ, तो मिथिला क्षेत्र की, तो वहां पर राम सीता के विवाह के बाद उनके कोहबर में कुछ मूर्तियां उकेरी गई थी पहली दफा, और वहीं से मधुबनी चित्रकला की शुरुआत होती है। आज भी आप जाओगे तो गांव देहात में जब शादी विवाह होती है, गांव देहात क्या मतलब शहरों में भी अब तो शादी होती है, तो कोहबर में ऐसा रंगा जाता है, कुछ कुछ लिखा जाता है ना। तो ये सभी मधुबनी चित्रकला का ही इम्पैक्ट है। दूसरा, इसमें एक और चीज आप ध्यान में रखेंगे, गांव पर जब आप जाओगे तो जिनके फूस के मकान होंगे या मिट्टी के मकान होंगे, तो दिवाली के समय में जो है वो उसकी पुताई करते हैं मिट्टी से। तो देखिएगा कि वो आगे जो है दरवाजे के पास एक छोटा सा मतलब रेक टाइप का बनाएंगे, जिस पर दिया रखेंगे या कुछ मूर्ति उकेर देंगे मिट्टी से ही। वो भी मधुबनी कला का ही, मधुबनी चित्रकला का ही प्रतीक माना जाता है। मधुबनी चित्रकला आप समझ गए कैसे शुरू हुआ? इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें आपको ज्यादातर चित्र जो है धर्म से रिलेटेड मिलेगी। दोनों फिगर है, मैं नेम दे देता हूं, आप मुझे बताएं कि दोनों चित्रों में क्या क्या अंकन है, मतलब किस घटनाक्रम को यहाँ पर अंकित किया गया है, कोई भी सर बताइए। एक सर बड़ा वाला जो सर चित्र है ना सर, वो कृष्ण, और ये सर वो वाला चित्र वर्णन किया गया है गोपी। कृष्ण और गोपी। भगवान और दूसरा जो है वो हनुमान जी का सर। गए हैं ना। हाँ, एक तो कहाँ पे सुरक्षा जा रहे थे? और सीता जी का है। हनुमान और सीता? सुरसा और हनुमान जी के। सीता तो नहीं है। ये पता नहीं कैसे वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, म्यूट कीजिए। उन्हीं के सर तरफ से आवाज आ रही है। स्पीकर ऑफ करवाइए सर। हाँ, हो गया ऑफ। देखिए, सीता नहीं है, सीता की जीभ निकालने लगे यहाँ करके। सर फर्स्ट वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हनुमान जब जा रहे थे
लंका में सर तो ये बीच में एक राक्षसी थी राक्षस लंकेश जो नहीं। मुंह खोलती तारका है ना। सर, तारका। नहीं नहीं, तारका तो बक्सर में थी ना। सुरसा। लंकेशनी से लंकनी, लंकनी सर, लंकेशनी क्या? लंकेशनी लंका में सर थी, लंकेशनी भी लंका में थी। ये बीच समुद्र में मिलती है समुद्र में जो थी सर। और वहीं पर जी अरे सर। हनुमान सुरसा। जो है समुद्र में थी जो। सुरसा है क्या सर? बीच शायद, में और सुरसा वहीं थी। हनुमान जो है वहीं पर सूक्ष्म रूप धरते हैं। हाँ हनुमान चालीसा पढ़े और सूक्ष्म रूप शेषनाग धरी करके यही कुछ उसका दिखावा। नाम था सर। सर तो वहाँ हाँ, पेड़ कहाँ से आ जाएगा? वो पीछे तो पेड़ जो है वो मैं बता रहा हूँ वो क्यों है, वो क्यों है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हनुमान चालीसा में एक लाइन आता है, सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा, यस सर, विकट रूप गोरी लंक धरि विकट जरा रूप जरावा। तेरी लंक जरा। सूक्ष्म रूप जो है वही बीच में वो धारण करते हैं। ठीक है, वही वो राक्षसी और हनुमान का प्रसंग दर्शाया गया है। अब किसी ने सवाल किया कि वहां पेड़ कैसे आया, तो देखिए मधुबनी चित्रकला का एक सबसे प्रमुख विशेषता यह भी है कि आप किसी भी स्थान को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, आप किसी न किसी चीज से उसे भरेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड में पूरा भर, मतलब किसी भी हाँ, मोटिव से उसको भर। आपको किसी न किसी तरीके से आपको भरना है। आप पूरा कैनवास देखो, कपड़े पर बनाए गए हैं, आप पूरा का पूरा देखो, फिगर नहीं नहीं कहाँ सर, है ये तो सर ये गोबर से बनाया जाता है सर, ये गोबर पे लिपा जाता है सर। गोबर पे वो गांव देहात में लिपा जाता है। अब आधुनिक काल में कपड़े पर बनाए जा रहे हैं ब्रदर। नहीं सर, अभी गोबर भी है ना वगैरह सर, इसको गोबर से वो ही गांव, पुताई किया जाता है बिल्कुल, सर। हाँ। अच्छा, ये पेंटिंग बनाते समय ना हाँ कपड़े सर, को ना, पेंटिंग बना दे। नहीं सर, पेंट वो सर कार्डबोर्ड की रहती है, उस पर सर एक्चुअली ये गोबर की हाँ पुताई की जाती है सर, उसके बाद ही इस पे पेंटिंग करी जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही भी है, ये बात सत्य भी है। लेकिन अब नहीं जो सर, हम बनाई लोग जा रही है, इधर के अब ही जो हैं सर, बनाई जा इसीलिए रही है सर। ना, अब जो बनाई जा रही हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि कैनवास को पहले प्राकृतिक कलर में, जो भूरे रंग का कलर हो, उसमें हम डुबो करके रखते हैं। और अब जो हम प्राकृतिक कलर निकालते हैं, खास तौर पर बैगन हो, जामुन हो, ठीक है, इन सभी के छिलकों से जो है हम कलर निकालते हैं। जामुन को आप पानी में डुबा करके रखोगे, अगर उसको कूच दोगे तो वो कुछ देर में वो कलर अच्छा खासा वो बन जाएगा। बैगन को भी आप खौला दोगे पानी में तो उसमें अच्छा खासा कलर आ जाएगा। तो अब प्राकृतिक कलर हम इस तरीके से निकालते हैं और कैनवास को उसमें डुबो करके रखते हैं 2-4 घंटे, और फिर निकाल करके उसको सुखाते हैं, कलर रह जाती है, तो वही कैनवास बनाया जाता है। तो कैनवास में इसका जो बनाने का तरीका होगा, कोई भी प्लेस आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ये नियम है। इसी तरह से आप देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो राक्षसी है, तो यहाँ समुद्र में, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर घास वास भी उगाए गए हैं, हो सकता है जी। शैवाल सोच करके उगाया गया हो, चाहे जो भी। और यहाँ पर हनुमान जी के हाथ, अब एक हाथ में जो है गदा दिखाया गया, तो दूसरा हाथ खाली कैसे रखें, तो कुछ ना कुछ थमाओ इनको भी भैया। तो इनको यहाँ पर देखो क्या थमा दिया गया, झंडा, झंडा है ना। आप इस फिगर है में जी। देखो, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर ये तो मोर है, अब ये क्या है, चुंदरी है सर। चुंदरी है। मतलब यहाँ पर किसी न किसी तरीके से आप प्लेसेज को भर दोगे, चाहे कोई भी कारण हो। ठीक है, और उसके बाद आप बॉर्डर को बनाओगे, बॉर्डर भी हो, सजावटी होना चाहिए। तो इस तरीके से जनरली मधुबनी चित्रकला में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बारे में पूरी तरीके से अब आप जानिए। ये था पूरा इसका छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, जो भी कहें। इसको हम मिथिला कला भी कहते हैं। लोक जीवन हो या धर्म का हो, दोनों इसमें चित्र बनाए जाते हैं। प्रमुख रूप से मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, यानी मिथिलांचल क्षेत्र में बनाने के मिथिला जो, पेंटिंग बोला जाता है सर उसे। हाँ, मिथिला कला या मिथिल मधुबनी कला दोनों कहते हैं। मिथिला पेंटिंग भी कहेंगे, मधुबनी पेंटिंग भी कहेंगे इसको, जाहिर सी बात है। इसको हम 3 प्रकार से जनरली बनाते हैं: भित्ति चित्र, अरिपन और पटचित्र। भित्ति चित्र क्या होगा, तो सजावट हेतु धार्मिक चित्रों का, जनरली राधा कृष्ण, शिव पार्वती, लक्ष्मी विष्णु का ज्यादातर अंकन भित्ति चित्र में। कब, तो अंदरूनी कमरों में, यानी मकान के अंदरूनी कमरों में, कोहबर की दीवारों पर, उनके कोनों पर, साथ ही साथ पशु पक्षी, सिंह, शक्ति,
हाथी घोड़ा यानी ऐश्वर्य का प्रतीक, हंस मयूर शांति का प्रतीक, सूर्य और चंद्रमा दीर्घायु के प्रतीक के रूप में ये कोहबर में बनाया जाता है। अरिपन, अरिपन क्या होता है कि महिलाओं द्वारा घर के आंगन या चौखट, ध्यान दीजिएगा, भित्ति चित्र घर के भीतर, अरिपन घर के बाहर, यानी कि चौखट पर या आंगन, ठीक है। और वहां क्या बनाने का तरीका जो होगा, चावल पानी इन सभी को मिला करके रंग बनाए जाएंगे, यानी प्राकृतिक रंग, जनरली मनुष्य पशु पक्षी फूल पेड़ पौधे देवी देवताओं स्वास्तिक दीप इन सभी का चित्र जनरली बनाएंगे। इसको हम अरिपन कहते हैं। पट चित्र क्या होगा, तो व्यक्ति का चित्रांकन, यहां जो आप देख रहे हो ये है पट चित्र, व्यक्ति का चित्रांकन शारीरिक सौंदर्य के रूप में। यहाँ कृष्ण को आप देखो तो एक शारीरिक सौंदर्य के रूप में, यहाँ महिलाएं जो है शारीरिक सौंदर्य के रूप में दिखाया जा रहा है कि स्नान करती हुई। यहाँ हनुमान जी को भी गदा लिए हुए शारीरिक सौंदर्य के रूप में। राक्षसी जो है उनको भी शारीरिक सौंदर्य के रूप में ही दर्शाया जा रहा है। एक हम डिफाइन कर सके कि वो राक्षसी कैसी है, तो आंख उसके देखो काफी बड़े हैं। उसके बाद जो उसके दांत के जो है फिगर, आप दांतों को देखो तो वो काफी नुकीले दांत दिखेंगे आपको, यहाँ ध्यान से देखो आप, है ना, बोलो भाई। हाँ सर। हाँ यस सर। निकला है पूरा। और जीभ भी देखो तो कितना लंबा निकला हुआ और किस तरीके से मुड़ा हुआ है, वो तरीका भी देखो कितना अच्छे बेहतरीन तरीके से है। बालों को देखो तो आप किस तरीके से कांटेदार रूप में दर्शाए गए हैं, ऐसा लग रहा है सेट वेट लगा करके खड़ा कर दिया है किसी ने। तो इस तरीके से दर्शाए जा रहे हैं। तो शारीरिक सौंदर्यता पर भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, मतलब बेहतरीन तरीके से शारीरिक सौंदर्य को दर्शाया जा रहा है। नाक इसमें भी जो होंगे गोलाकार कभी नहीं बनेंगे, खरे बनेंगे, नुकीले बनेंगे, गोलाकार नाक कभी नहीं बनेंगे। और आंखें जब भी बनेंगी बड़ी बनेंगी, ध्यान रखिएगा, मधुबनी चित्रकला में आंखें बड़ी बनेंगी और नाक खरा। ये पट चित्र के उदाहरण है। प्रमुख रूप से पट चित्रों में कुल देवता देवी देवता विवाह आदि सूर्य चंद्रमा तुलसी इन सभी का भी चटक रंगों का प्रयोग ज्यादा किया गया है, जैसे गहरे लाल, खूब मतलब ज्यादा लाल हो, जो हरा नीला काला पीला गुलाबी इन सभी का भी प्रयोग जनरली किया जाता है। काला रंग का जो है काजल एवं जौ को जला करके, पीला रंग चूना एवं बैर के पत्तों को दूध में मिलाकर बनाया जाता था। नारंगी रंग पलाश के फूल से जनरली, लाल रंग कुसुम के फूलों से या तूत के फलों से, सहतूत खाए हो ना कभी, हाँ सहतूत सर। खाए हो, हाँ उससे। जी। जी हरा सर। रंग जो है सीम के पत्तों से, इन सभी से जनरली बनाया जाता था। इसके बाद एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, शुरुआती चरण में इन चित्रों को बनाने के लिए बरस का जो प्रयोग होता था वो लकड़ी के कूचे का प्रयोग होता था। लकड़ी का कूचा समझते हैं, यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, अभी बेत का तो नीम का झाड़ू तो आता है। नीम का दातून वगैरह किए हो, या बांस के या यस सर, नीम के यस सर। दातून, जी। हाँ सर। तो यस सर। चबाते चबाते जो बन जाता है ना कूचा, वही कूचा होता है। हम्म। तो कूच कूच करके ये लोग बनाया करते थे पेंटर्स, ठीक है। आप चाहो तो अब यहाँ पर नाम लिख लो, नाम लिख लो कुछ प्रमुख चित्रकारों का। एक चीज और ध्यान जी। देना, मधुबनी चित्रकला में जो प्रमुख चित्रकार होंगे वो महिलाएं होंगी, ठीक है, क्योंकि ये महिला प्रधान पेंटिंग भी कही जाती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। पुरुष प्रधान पेंटिंग नहीं है, ये महिला प्रधान है। अभी किन्हीं को प्रमुख सर नाम, अवार्ड मिला है लगता है। हाँ हाँ, इसको आप दुलारी देखेंगे देवी मैं, को सारी पद्मश्री। देवी। ठीक है, जगदम्बा देवी, दुलारी देवी, एक महासुंदरी देवी थी सर, इन्हीं के आधार पे सर ये मतलब कला का अवसर हुआ था। बिल्कुल उनका भी नाम आ ही रहा है, महासुंदरी देवी। सॉरी छेवी लिख दिया मैं, देवी लिखना चाहिए था, बड़ी दुविधा है। हाँ सर, क्लास तो चल रहा है एप्लीकेशन पे।
हाँ, लाइव गो लाइव आप में दिखा रहा होगा, गो लाइव जाइए। इसके बाद जो है बउआ देवी, काफी प्रसिद्ध चित्रकार थी बउआ देवी भी थी, या है इतना मुझे ध्यान में नहीं है। सीता देवी, लीला देवी, चंद्रकला देवी, गोदावरी दत्त, भारती दयाल, ये सभी महिलाओं के ही नाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह महिला प्रधान पेंटिंग कही जाती है। समझ गए यहाँ, या इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को? नो सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि ये जो आपके चित्र हैं मधुबनी पेंटिंग या मंजूषा, ये आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है इस वजह से क्योंकि ये बिहार के प्रमुख रूप से हैं, मंजूषा भी और मधुबनी पेंटिंग भी। और बिहार का पता नहीं सिलेबस में क्यों नहीं रखा है बीपीएससी ने, बड़ी ताजुब की बात है। जबकि आज के दौर में आप देखोगे तो पटना कलम का नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा उतना जितना कि मधुबनी कला का। यहाँ तक कि जीआई टैग भी मिला है ना मधुबनी पेंटिंग को। यस। जी सर, मालूम है मंजूषा ना? आर्ट को भी मिला हुआ। हाँ, और उसके बाद जीआई टैग के अलावे जापान में जो है मधुबनी चित्रकला का एक पार्टिकुलर म्यूजियम की स्थापना की गई है। मॉरिशस में मधुबनी कला काफी प्रसिद्ध है। पता नहीं बिहार में सिलेबस में क्यों नहीं डाल रखा है, ये समझ में नहीं आता। चलो छोड़ो, वो गवर्नमेंट की समस्या। सर लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा है जिसमें मतलब एक बार आर्ट में ये क्वेश्चन पूछा है जिसमें कि मतलब बिहार के सारे पेंटिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए दिया गया था। हाँ, तो इसी वजह से मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखोगे इन सभी को। वो मंजूषा क्या है? मंजूषा जनरली अंग प्रदेश वही 16 महाजनपद, यानी कहाँ हो गया अंग प्रदेश? भागलपुर, मुंगेर, भागलपुर। हाँ, बिल्कुल सही। और ये जो है बिसहरी पूजा से संबंधित माने जाते हैं जनरली। मंजूषा का अर्थ जो होता है, मंजूषा से शब्द से जो उद्धृत है संस्कृत शब्द मंजूषा, मंदिर नुमा आकृति, ठीक है, तो बांस, जूट, रस्सी, कागज इन सभी से बनाया जाता है जनरली। उस जिसमें उपासक जो है, यानी उपासक कहने का मतलब कि हम लोग जब पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा की सामग्री रख करके उपासना करते हैं। बेहुला बिसहरी की कहानी के पात्रों को इसमें प्रमुख रूप से उकेरा जाता है, जिसमें क्या है कि बेहुला जो है अपने पति को सर्पदंश के बाद जीवित करने हेतु बिसहरी देवी के कोप एवं कृपा दोनों की व्याख्या कर रही है। यूट्यूब पर आप लिखिएगा कभी बेहुला, हालांकि लैंग्वेज तो अंगिका लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा देहाती टाइप लगेगा, लोकल टाइप। कभी कभी मौका मिले तो देखा कीजिएगा, अपनी लोक संस्कृति को आप पहचाने। मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग यहाँ 20-25 जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी ऐसे नहीं होंगे जो बिहार की पूरी लोक संस्कृति में लोकगीत, नाच जो भी है उनका नाम आप बता सके और उसकी इतिहास बता सके। ऐसा कोई नहीं होंगे। तो समस्या है, थोड़ा उसको देखिए। आप लोग बिहार से हैं, आप लोग देखिए, बेहतर रहेगा। मंजूषा कला में ज्यादा कुछ है नहीं, प्रमुख रूप से जो चित्र बनाए जाते हैं सांप, चंपा, फूल, इन सभी का एक एक करके हम सभी पॉइंट को देख लेते हैं। 3 रंगों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है इसमें, गुलाबी, हरा, पीला, सर्वाधिक प्रयोग 3 रंगों का। बॉर्डर जो होंगे उसमें भी काफी महत्वपूर्ण होंगे बॉर्डर, और एक रेखा चित्र के रूप में, लोक कला के रूप में प्रसिद्ध है। क्रमिक और श्रृंखलाबद्ध चित्रकला, इसको आगे हम फिगर में देखेंगे कैसे। और प्रमुख जो चित्र है बेहुला बिसहरी लोक गाथा के रूप में प्रसिद्ध है। और इस कला में अंग्रेजी के एक्स वर्ड को भी उकेरा जाता है। प्रमुख आकृति सर्प, चंपा फूल, सूर्य, चंद्रमा, हाथी, कछुआ, मछली, मैना, कमल फूल, कलश, तीर धनुष, शिवलिंग, पेड़, तालाब और मंजूषा। मुख्य किरदार जो होंगे इसमें भगवान शिव होंगे, मनसा जो कि बिसहरी की कहानी में है, बेहुला, बाला, हनुमान, चांदू सौदागर, नेतुला धोबी,
सभी जो है लोक कला से प्रसिद्ध हैं। लोक कला में आप जाओगे अंग के क्षेत्र में, अंगिका समाज में आपको इन सभी का नाम देखने को मिलेगा। वहाँ के गीत संगीत में भी आपको इन सभी के नाम देखने को मिलेंगे। बॉर्डर पर जो है बेलपत्र का अंकन किया जाएगा, लहरिया, त्रिभुज, मोखा या सर्प की सांपों की लड़ी विजय गाथा के रूप में इसको मनाया जाता है, जो बिहुला द्वारा अपने पति को पुनर्जीवित करना। और नारी सशक्तिकरण यानी बिहुला का जीवन संघर्ष और प्राकृतिक चित्रण। इस तरीके से समझ गया इसको? जी जी। है सर। हाँ, क्या बोले? सब सती बिहुला पर ही ये पूरा है? नहीं पूरा नहीं है, ये लेकिन पूरा बिहुला सती बिहुला का पे ही है? इसमें नहीं, बिहुला का पूरा नहीं है, लेकिन बिहुला को प्रमुख रूप से इसमें रखा गया है। यानी अंगिका समाज में जो भी मंजूषा कला में पेंटिंग बनती है उसमें अधिकतर बिहुला के जीवन को ही दर्शाया जाता है। मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, फिगर संख्या 1, फिगर संख्या 2। अब बताइए दोनों में अंतर। एक में सर दोनों में भगवान दोनों शिव है, किसमें? और एक में हाँ, सर सेकेंड पहले वाला में में भगवान। भगवान शिव की। नहीं नहीं, सेकेंड वाला में भगवान शिव है। अच्छा, ये ठीक है। और ये एक, हाँ, और एक से सर्प है उनके शायद चारों साइड लपेटा हुआ, और एक कोई मृत व्यक्ति शायद नीचे है सर पड़ा हुआ महिला है सर ये तो। ठीक है। शायद। हाँ सर। ठीक है। और ये पहले वाले में भी सर हाँ, भगवान एक ही शिव है। जैसे दिख रहा है। ये दोनों भगवान शिव हैं। ये भी हाँ सर, ये भी, इसमें भी भगवान शिव है, बड़े वाले में भी सर। हाँ ठीक है। यहाँ पर पेन का कलर मुझे चेंज करने दीजिए जरा। ये दोनों जो है भगवान शिव ही हैं। अंतर क्या है? जमीन है, ये पानी है। यहाँ जो है मृत व्यक्ति पड़े हुए हैं, और यहाँ जो है ये सर्पदंश को लेकर के दौड़े जा रही है। ये बिहुला की कहानी है। ठीक है, ये जो है ये बिहुला की कहानी नहीं है, ये समुद्र है, भगवान शिव हैं, और ये यक्षिणी के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, आप बॉर्डर को उसमें देखिए। भगवान शिव कहाँ रहते हैं सर? भगवान शिव उसमें कहाँ रहते हैं मतलब? सती बिहुला में भगवान शिव भी रहते हैं? क्यों, भगवान शिव को नहीं दर्शाया जा सकता क्या बिहुला में? नहीं कुछ। पता कीजिए आप उस क्षेत्र को थोड़ा। अंगिका पेंटिंग को देखिए ना, पेंटिंग को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। सर ये तो शायद ये भगवान शिव से ही रिलेटेड है ना सर, बिहुला वाला है जो सर सेकेंड वाला पोर्शन है सर, वो तो शायद, उस पे ही मतलब रिलेटेड है। देखिए, मैं वहाँ के बारे में उतना नहीं जानता, बट शायद उसी से रिलेटेड है। और वैसे भी किसी को अपने पति को जिंदा करवाना हो या किसी को वरदान पाना हो तो भगवान शंकर को ही पकड़ते हैं ना। मैथोलॉजिकली तो हम यही देखते हैं। और ये सर ये सेकेंड, फर्स्ट वाला सर लग रहा है कि ये सर समुद्र मंथन के टाइम का है सर क्या? कह सकते हैं, क्योंकि आधा अधूरा इसमें दर्शाया गया, पूरी तरीके से अगर दर्शाया जाता तो पता चलता। एक ही महिला को दर्शाया गया सर, 6 बार, 3-5 बार। इसमें बॉर्डर देखिए, बॉर्डर भी पूरी तरीके से कलर किए गए हैं, मतलब इसमें भी प्लेसेज को आप छोड़ नहीं सकते हैं। और बैकग्राउंड को देखिए, तो बैकग्राउंड को भी पूरी तरीके से भर दिया गया है पहले, और उसके बाद पेंटिंग्स बनाई गई हैं, है ना? हाँ सर। जी। अभ्यास प्रश्न देखने से पहले जरा कुछ हम लोग अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो लिख लें या चाहे तो आप माइंड सेटअप में रखें। मधुबनी, मंजूषा, ये जो क्षेत्र होगा अंग, और ये जो होगा मिथिला। ठीक है,
रंग जो होगा प्रमुख रूप से मंजूषा में गुलाबी, हरा, पीला, गुलाबी की जगह लाल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर विविध रंग, विविध रंग यानी काफी सारे रंगों का प्रयोग। यहाँ जो होगा चित्र प्रमुख रूप से बिहुला, बिसहरी, ठीक है, लोक कथा। ये जो होगा धार्मिक विषय, धर्मेत्तर, धर्मेत्तर यानी कि प्राकृतिक, चलिए इसको धर्मेत्तर नहीं प्राकृतिक ही लिखिए। लिख लिया? स्टोरी यस सर, ओरिएंटेड, हो गया। स्टोरी ओरिएंटेड यानी कि कहानी आधारित। और ये जो होगा डिजाइन, डिजाइन ओरिएंटेड, ये डिजाइन के रूप में और ये कहानी के रूप में बनाया जाएगा। किनारे जो यहाँ होंगे आवश्यक हैं, यहाँ हाँ और नहीं दोनों, ठीक है, लिख लिए? लिखें? जी सर एक जी सेकंड, सर। एक सेकंड। जी सारे का मतलब बॉर्डर ना क्या? किनारे बताए हैं तो वो मतलब बॉर्डर जो चारों तरफ रहता है वही हाँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। ठीक है। ठीक है, तो इसे मैं मिटाऊं? सर कुछ मंजूषा और भी लिखा? चित्रकला में कोई प्रमुख चित्रकार भी हैं? तो उसके प्रमुख चित्रकार का नाम तो नहीं मिलता है। ठीक है। होंगे, आप इसको रीचेक कीजिएगा, कुछ काम खुद भी करिए, वरना वो राजपाल यादव वाला डायलॉग पता है ना, सारे काम मैं ही करूं। ठीक है, मैं इधर मधुबनी वाले को मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जब लिख रहे हैं अंतर स्पष्ट कर रहे हैं तो पटना कलम को भी लिख ही लें, प्रमुख रूप से ये पॉइंट आउट हो जाएगा आपका, तो ये ठीक रहेगा। पटना कलम, क्षेत्र प्रमुख रूप से पटना सिटी, दानापुर, मुगलपुरा, पश्चिम दरवाजा, ठीक है, यानी पटना के अंदर ही। रंग जो होंगे इसके भी विविध रंग, चित्र जो होंगे आम जनजीवन, है ना, जी स्टोरी एंड डिजाइन ओरिएंटेड ये भी होंगे, यानी कहानी वाले भी होंगे और बनावट के आधारित भी होंगे। किनारे आवश्यक नहीं। तीनों का अंतर स्पष्ट हो गया? हाँ सर। अब बताइए, कहीं से किन्हीं को कोई समस्या या कोई दिक्कत? प्लीज बोलिए। एक क्या पश्चिम दरवाजा है सर? पश्चिम दरवाजा,
ठीक है, लिख लिए सब लोग? हाँ सर हो गया। ठीक है।